अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कप्तान की टीम के दो अहम खिलाड़ी आज मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस ने अपने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का आज ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दोनों मुआविनीन के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तानिया इदरोस के इस्तीफ़े से मुतालिक खबरें ये सामने आ रही हैं कि उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन SECP में रजिस्टर्ड करवाई थी और रजिस्टर्ड करवाने के बाद तानिया इदरोस उसकी चेयरपर्सन बन गई थी और मुस्तकबिल में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी के बाद उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया। जबकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के इस्तीफ़े से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने दिए गए टास्क को पूरा नहीं किया। भारत से अद्वियात दरामद करने का जो स्कैंडल सामने आया था उस पर भी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा काबीना को मुतमईन नहीं कर सके थे और भारत से अद्वियात दरामद करने के स्कैंडल के बारे में हम आपको बताएं कि सबसे पहले हमने ही नाइट एडिशन अपने इस प्रोग्राम में खबर अपने नाज़रीन को दी थी। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की आड़ में इन कंपनीज़ ने दूसरी अद्वियात भी बरामद की हैं। इंकशाफ होने पर वफाकी काबीना ने इस इक़दाम पर सख्त नोटिस लिया है। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुआविन सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वजाहत देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त 40% के करीब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भारत से दरामद की जा रही हैं, जिस पर काबीना अरकान ने भारत से दरामद की जाने वाली अद्वियात की मिकदार और तफसीलात काबीना के सामने पेश करने का मुतालबा किया है और आइंदा इजलास में अद्वियात की तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत जारी की है। जबकि फिर इसी स्टोरी का फॉलोअप देते हुए हमने आपको बताया था कि इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और जल्द कैबिनेट में पेश की जाएगी। भारत से वो तमाम अद्वियात भी दरामद की गई जिनका शुमार जान बचाने वाली अद्वियात में नहीं होता और जो पाकिस्तान में तैयार भी की जाती हैं। ये सिलसिला मार्च 2020 तक जारी रहा। जब वज़ीर-ए-आज़म को इस वारदात की भिनक पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इंक्वायरी जो इस पर शुरू की और अब इंक्वायरी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। इंक्वायरी के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 62 शख्सियात ने वजारत तिजारत के सितंबर 2019 को जारी करदा नोटिफिकेशन में वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक लाइफ सेविंग ड्रग्स को शामिल ही नहीं होने दिया। नोटिफिकेशन में हर किस्म की अद्वियात दरामद करने की इजाज़त दे दी गई थी। अब वजारत सेहत ने जिम्मेदारी जो है ये वजारत तिजारत पर डाल दी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास में पेश करेंगे। वफाकी काबीना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इसमें ज़ाहिर फैसला किया जाएगा। और अब ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कैबिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिस पर उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया। ऑपोजिशन तो एक तरफ, हुकूमत के अपने लोगों को भी गैर मुंतखब अफराद के कैबिनेट में शामिल होने पर काफ़ी एतराज़ात थे, जिसका वो वक्तन फ़वक्तन बरमला इजहार भी कर चुके हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज आपका। ज़रताज गुल साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये बात दुरुस्त है कि तानिया इदरोस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने इस्तीफ़े दिए नहीं बल्कि लिए गए कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात पर? देखिए शाजिया, जो गवर्नमेंट होती है या प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अपनी टीम है, वो अपनी टीम के उनका डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो, और SAPM चूँकि नोटिफिकेशन होता है उनका, उन्होंने अगर रिज़ाइन कर दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया स्पेकुलेशंस के ऊपर कि हम ये अंदाज़े लगाएं, क्योंकि अब तो वो चले गए हैं कि हम ये अंदाज़े लगाएं कि पता नहीं या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या फिर कारकर्दगी ऐसी थी। चूँकि अभी तक मेरे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको मैं बताती हूँ कि जो तानिया इदरोस के इस्तीफे की वजह जो सामने आई है वो ये है, जो उनसे इस्तीफा लिया गया कि जब डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन SECP में रजिस्टर्ड करवाई गई और SEC में रजिस्टर करवाने के बाद तानिया इदरोस उसकी चेयरपर्सन बन गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसके सारे मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने अंदर खाते इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करवाई, इंक्वायरी शुरू करवाई, फिर पता लगाने की कोशिश की गई कि ये फाउंडेशन जो है डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था, क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर करवाई गई फिर उसे लिंक किया जा रहा था कि इसमें जो पैसे आएंगे इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात आ रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब को। जब वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सके इन मामलात पर और वज़ीर-ए-आज़म को पता चला इस स्कैंडल के बारे में तो उनसे इस्तीफा मांगा गया, ये वजह। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के बारे में कहा जा रहा है, जो आपको भी पता है कि अद्वियात जो दरामद करने का मामला था उस पर वो कैबिनेट को वो सेटिस्फाई नहीं कर सके।
देखिए शाजी, मैं तो आपको पहले से ये बात बता रही हूँ कि चूंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने दोनों जो ऐसे पीएम्स थे उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे अपना इस्तीफ़ा, उन्होंने अपनी रीज़न बताई। आई रिस्पेक्ट दैट। मैं समझती हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी और उन्होंने विद ऑनर्स, जब उनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन भी नहीं थी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिर्फ मॉरल अथॉरिटी के ऊपर जो है वो उन्होंने अपने एसेट्स और अपनी नेशनैलिटी वो उन्होंने डिक्लेयर की पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान में तो ये हाल है कि जो मौजूदा अपोजिशन है उनके अपने जो खानदान है जो इन पार्टीज को रूल कर रहे हैं, जरदारी साहब, बिलावल हो गए या फरियाल तारपुल हो गई, नवाज शरीफ हो गए, उनके बेटे हो गए, मरियम नवाज होगी, वो तो अभी तक आपको पता है कि वो कतरी खतूत निकलते हैं, लड़ाई उनकी जा रही है। वो तो अपने एसेट्स का न मीन बताते हैं, उनकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, वो बल्कि अभी भी छुपाते हैं। तो वहां पे हमने तो किया ही किया है, जो हम इलेक्टेड लोग हैं प्राइम मिनिस्टर की काबीना के और एमएनएज, वहां पे इन लोगों ने जो ऐसे पीएम्स एडवाइजर और असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, उनके ऊपर कोई इनकी ऑब्लिगेशन नहीं थी। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो मॉरल अथॉरिटी के ऊपर अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर किए। और अब अगर दो लोग जो हैं वो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मंजूर किया, तो देखिए ये भी हमारी कोर मॉरल अथॉरिटी है। मैं चूंकि इलेक्शन लड़के आई हुई हूँ, हम लोगों में बहुत बर्दाश्त होती है क्रिटिसिज्म की, चूंकि हर रोज हल्के के बातें भी सुनते हैं, पार्लियामेंट में भी एक दूसरे को जो पार्लियामेंटेरियन के साथ करते हैं वो तमाशा आपके सामने। इतने नर्व्स हमारे ही हो सकते हैं, ये टेक्निकल लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की, उनको अब फील मतलब ये हुआ कि नॉन इलेक्टेड लोगों में तनकीद सुनने की, बर्दाश्त करने की ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती। मैं समझती हूँ कि शायद वो हमारी तरह मतलब हमारी तो हद हो जाती है जो हम एक दूसरे की बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि विद ऑनर्स लोगों ने, देखिए ये कोई वो तो नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा कि रट लगाई है, या उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी वो नोटों के बैग लेकर भागे खुद साता जिलावत नहीं करके। विद ऑनर्स आए हैं और उन्होंने अपना काम किया और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, वफादार रहेंगे। हमें इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने वालों के बारे में ये बात अच्छी जेब नहीं देती। नॉन इलेक्टेड लोगों के बारे में क्रिटिसिज्म कह लें, एतराज़ात कह लें, तहफ़्फ़ुज़ात कह लें, आपकी अपनी पार्टी के लोग ही जो है ना वो खुलकर करते रहें। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि तहरीक इंसाफ मुंतखब नुमाइंदों को वजारतें सौंपे, क्योंकि ये तनकीद तो आपकी पार्टी में होती रही है कि वो लोग तो इस्तीफ़े देकर चले जाएंगे, कल को अगर किसी ने जवाबदेह होना है तो वो इलेक्टेड लोगों ने होना है, आप लोगों ने होना है। वो जिस तरह बैग उठा के आए, बैग उठा के चले जाएंगे, उनको कौन पूछेगा? जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। देखिए शाजिया, मैं तो सिंपल एक बात कहूंगी कि जो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और हम लोग इलेक्ट होके आए हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हम तमाम इलेक्टेड लोगों को जो है वो काबीना का हिस्सा बनाए, जहां पे टेक्निकल एडवाइजरी की ज़रूरत होती है, जिसकी कोई स्किल है, उन लोगों को ये कोई आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं हुआ पाकिस्तान का। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोरोगेटिव होता है कि वो ऐसे पीएम्स एडवाइजर जो है वो ले सकते हैं, उनकी टेक्निकल क्वालिटी की वजह से या उनकी कोई एक्सपर्टीज है या उनके स्किल है। कोई आउट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे पीएम्स आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऐसे पीएम्स हैं या हम लोग इवन मिनिस्टर्स इलेक्टेड लोग, उनका जो कॉम्बिनेशन अगर इतना अच्छा चल रहा है तो इसमें तो मेरा ख्याल में हमें आपस में इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक नोटों के बैग भागने वाली बात है, हाँ ये जरूर सवाल पैदा होना चाहिए कि जो पिछले लोग थे, जो इस तरह के लोग आए जो नोटों के बैग लेकर भागे, और जो मौजूदा पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं, इनके जो अपने जो 2 दफा के 3 दफा के वजीर आजम रहे या सीएम रहे, देखिए आप मुझे ये बात बताएं कि उन्होंने जो एसेट्स बियॉन्ड मीन है, या उन्होंने जो पैसे कमाए पाकिस्तान के अंदर पब्लिक अकाउंट होल्डर होके बनाए, या फिर उन्होंने पहले से उनके तो पहले से भुगत रही है ना, उनकी तो बात ना करें, उन पे तो नैब के केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस बन रहे हैं, ऑपोजिशन तो सब कुछ भुगत रही है। तो ना करे ना करप्शन, ना करे मनी लॉन्ड्रिंग। जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने करप्शन की है, उसको हिसाब तो देना पड़ेगा। और अपोजिशन क्या, हुकूमत अपोजिशन, जो लोग भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर्स बने, देखिए शाजिया ये हमारे ऊपर हाई मॉरल ऑब्लिगेशन और अथॉरिटी है। जो लोग मुल्क के हुक्मरान बनते हैं उनका एहतसाब सबसे सख्त इसलिए होता है कि हम वो पावर भी इंजॉय करते हैं। तो फिर आपको तो ये बताना पड़ेगा ना शहबाज शरीफ साहब को कि अगर वो 50 लाख या 50
करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं और ट्रांजैक्शन उनकी 7 अरब की है, और अगर उनसे नैब पूछती है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई, तो वो कहेंगे कि मेरे पास जो है वो 10 भैंसें थी, उनका दूध बेच के मैं गुजारा करता हूं। तो इस तरह तो मजाक नहीं चलते ना। आप कहें कि जी मेरे पास 800 करोड़ के मेफेयर के फ्लैट हैं, और आप कहें कि जी ये एक कतरी खत के जरिए मनी ट्रेल है, तो इस तरह के मजाक तो मुल्क के साथ नहीं चलते। हम लोगों को आखिर जवाब तो देना पड़ेगा। तो करप्शन तो आप लोगों को भी पता है जरताज गुल साहिबा, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम सरकारी जो ओहदे हैं उन पर दोहरी शहादत के हामिल जो लोग होते हैं इनके तकर्रुर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ। दिसंबर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने यह तहरीरी फैसला दिया था कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को पाकिस्तान में सरकारी ओहदे दिए जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए। इस सिलसिले में वाज़ेह कानून साजी की भी हिदायत की गई थी, जो आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने भी इग्नोर किया इस चीज को, ये आप लोगों को करना चाहिए था। देखिए शाजिया, हम लोग जो हमारी हुकूमत है जिसको जिस तरह की कोलैप्स इकोनॉमी मिली हुई थी, 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का ये मुल्क मकरूज था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर से तजावज कर चुका था, जिसको हम 3 अरब पे लेकर आए। हमने अपनी पहली साल के दौरे हुकूमत में 5,000 अरब का जो है हम लोगों ने कर्जा इनकी पिछली हुकूमतों का वापस किया। वहां पे तमाम लेजिस्लेशन ज़ैनब अलर्ट बिल से लेकर और फैटफ के कानून तक लेकर अगर तमाम चीजें हमने ही करनी है तो फिर कौम को भी ये सोचना चाहिए कि पिछली हुकूमतें ये क्या करती रही हैं। जहां तक आला अदालत का अगर हुक्म है, पहले तो चाहिए तो ये कि पार्लियामान में जाके तमाम हुकूमतें, तमाम जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो बैठें। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आके मिमिक्री अपनी करें, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-3 घंटे की जिस तरीके से वो भाषण देते हैं नैबज़दा खुद होके, और उन्हीं कानून के इदारों के ऊपर वो तज़हीक करते हैं, उनको पर क्रिटिसिज्म करते हैं। में इस मामले पर डेडलॉक क्यों है? आज इतना शोर शराबा भी हुआ, इतना हंगामा हुआ कौमी असम्बली में। शाजिया देखिए, मेरा फर्ज है कौम को और आपको सच बताना। इस कौम को सुनना चाहिए कि पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत नहीं थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया। और खुदा न खासा अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है वो FATF के लिस्ट में जाके ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो आपके ऊपर ईरान की तरह तिजारती पाबंदियां, सफरी पाबंदियां और बड़े सख्त आपके ऊपर इंटरनेशनल कवानीन लागू हो जाएंगे और आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। आप पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जाके नीचे चले जाएंगे। और उसकी वजह क्या थी कि आपके पिछले हुक्मरान खुद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे। कोई कानून नहीं थी, बल्कि खुद हुकूमतें जो है वो पिछली इस तरह के कारनामे करती थी, जहां पे पापड़ वालों के और जहां पे दही बल्ले वालों के उससे जो है वो बिलियंस के पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग किए जाते थे, जो इस मुल्क से और टीटीज जो है वो की जाती थी। उसका हिसाब जब हमने देने के लिए इस कानून को 5 अगस्त से जो पहले हमने करना था, जब हम वो लेकर गए, तो ये कौम सुन ले कि इस मुल्क को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ही दुश्मन के तौर पर काफी है। ये पहली अपोजिशन है जो कहती है, जिन्होंने इकट्ठा HA नायक ने अपनी तमाम कानूनी जो एक्सपर्टीज थी वो लगा के इन्होंने एक अमेंडमेंट की है। और मजे की बात ये कि जो नैब का कानून है, नैब के कानून में कोई 37 या 39 शिकें हैं, ये लेकर आए हैं 34 के करीब शिकें। और उसका मकसद क्या है कि वो जो शिकें हैं वो बेसिकली टांके हैं कि 37 शिकों को बदल दिया जाए कि और है कि आप ये मान लें, तब हम जाके जो है वो आपके इस फैटफ के बिल के ऊपर आपके साथ साइन करेंगे। हाँ। यानी इनको अपना पर्सनल जो मफाद है और जो काले जो इनके करतूत है वो इतने अजीज हैं कि ये कहते हैं हमें NRO प्लस दे दिया जाए, तब हम पाकिस्तान को। लेकिन 2 बिल हुकूमत ने मंजूर करवा लिए ना। नहीं शाहज़ा, सिर्फ एक आखिरी बात, जो हम कानून बनवाने में कामयाब भी हो गए हैं वो आपने शोर-ओ-गुल देख लिया। देखें, ये एक्सपोज हो गई, ये बैडली एक्सपोज अपोजिशन है जो पहली दफा अपने इंटरेस्ट के ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो कुर्बान कर रही है। वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहती है और उन्होंने नैब का कानून जो है वो अमेंडमेंट जोड़ दी है FATF के साथ। तो ये पाकिस्तान की कौम सुन ले कि ये किस किस्म की अपोजिशन है। यानी अगर हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे कि ये मुझसे NRO मांग रहे, तो ये कहते थे आप किस कैपेसिटी में हमें NRO देंगे, तो एक्सपोज हो गए ना कि ये NRO मांग रहे हैं। ये तो नैब का कानून ही खत्म करना चाहते हैं। टोटल 37 शिकें, ये 34 अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं, यानी टूथलेस हो जाए, इनको करप्शन का लाइसेंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात जरताज गुल साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में हंगामा खेज इजलास हुआ। 3 बार इजलास को मुलतवी किया गया। इस हंगामे के दौरान हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक 2 बिल्स ईवान से मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। इन बिल्स में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल 2020 शामिल है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर खूब तनकीद की। आज कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामी तौर पर अब जो है ना वो बुलाने का फैसला किया है। मुश्तरका इजलास बुलाने का मकसद बर वक्त कानून साजी करना है। ज़ेर बहस क़वानीन की मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास बुलाना ज़रूरी है। अरकान को मुश्तरका सेशन में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि अपोजिशन की जानिब से कानून साजी में रुकावट को हुकूमत NRO से ताबीर कर रही है। सवाल ये है कि कानून साजी खास तौर पर नैब कवानीन में अपोजिशन की तजवीज़ करदा तरामीम को हुकूमत NRO से आखिर क्यों जोड़ रही है? क्यों एक बार फिर से NRO की बाज़गश्त सुनाई दे रही है? अपोजिशन की जो तरमीम है मुजवज़ा हुकूमत को मंजूर क्यों नहीं है? कहीं हुकूमत और अपोजिशन में मौजूदा खलिश की वजह से नैब कवानीन में तरामीम का जो एक और मौका है, क्या ये आपकी बार ज़ाया तो नहीं हो जाएगा? दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात में ताख़ीर केस का हुक्मनामा भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि रेफरेंस के फैसलों में ताख़ीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास ना तो सलाहियत है और ना ही तहकीकात का तो कोई तजुर्बा है, जबकि तहकीकात का जायज़ा लेने का भी कोई पैमाना नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया है कि नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। नैब 30 रोज़ में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाए। चेयरमैन नैब अगर समझे कि उनकी टीम उनके तजर्बे का कोई मसला है तो तब्दील कर दें। अदालत ने हुक्म दिया है कि नैब अपने रूल्स मुरतब करके आइंदा समाअत पर पेश करे। चेयरमैन नैब आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा करवाएं। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आखिर क्या हुआ आज, इतना क्यों हंगामा शोर शराबा बरपा हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, असम्बली में क्यों एक बार फिर से ऑपोजिशन को NRO नहीं देंगे या आप लोग NRO मांग रहे हैं? किसने मांगा, कब मांगा, क्यों एक बार फिर से NRO की बाज़गश्त सुनाई दे रही है? मतलब कौन सा NRO? तो उनसे पूछे 4 तो कह बिल रहे हैं। हुकूमत लेकर आई जी। देखें, जब वफाकी वजीर झूठ बोलना शुरू कर दें, मैं क्या कर सकता हूँ? जब पार्लियामान के फ्लोर पर झूठ बोले, मैं क्या कर सकता हूँ? बड़ी अजीब सी कैफियत है। आज 2 बिल थे जिनको हम मंजूर कर चुके थे। हाँ। झगड़ा किस बात का था? कल 1.5 घंटा तकरीर की शाह महमूद कुरैशी साहब ने। हाँ। आज ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। तकलीफ ज़रूर उनको हुई होगी और ये फैसला हुआ था स्पीकर साहब का था कि 4 लोग तकरीर करेंगे, उसके बाद बिल आएंगे और बिल पास कर दिए जाएंगे। सही। ये इतनी बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। 2 तकारीर हुई, ख्वाजा साहब की, रशीद साहब की, उस पर हुकूमत को तकलीफ हुई, खड़े हो गए, वज़रा खड़े हो गए, हंगामा आराई वज़रा ने की। इसकी कोई मिसाल आपको असम्बली की तारीख में नहीं मिलेगी। तो हमने कहा भाई तकरीर करने दें। खैर स्पीकर साहब भी बदकिस्मती से वो भी इख्तियारात के हामिल नहीं हैं, इख्तियारात कहीं और से आते हैं। वो उठकर पहले भाग गए, फिर दूसरे स्पीकर साहब आए, वो भी उठकर भाग गए, और फिर उसके बाद जो तरामीम इन बिल के अंदर करनी थी, जो हुकूमत ने एग्री की थी, जो इन बिल्स के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी किए बगैर और ज़बरदस्ती बिल वहाँ से पास करके सेनेट में भेज दिया। उन तरामीम जो हुकूमत के वज़रा, लॉ मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एडवाइज़र ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और एडवाइज़र अकाउंटेबिलिटी ने माने कि हाँ ये ज़रूरी हैं। हाँ। वो तरामीम चंद अल्फाज की हैं, वो भी नहीं की और भेज दिया। अब सेनेट में ये बिल अमेंड होगा, ये बिल इस तरह पास नहीं हो सकता, और ये बिल फिर कौमी असेंबली में आएगा, जॉइंट सिटिंग में जाएगा। तो ये सारी सब बात कुछ है। इतना आसान हुआ तो फिर हुकूमत ने क्यों कहा कि FATF को आप लोग उस बिल को मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नैब की आड़ में आप इसको मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात शाह महमूद साहब मेरे मुंह पर कर दें, मैं उनको मान जाऊं। मैंने उनके सामने बात की, टेबल के अक्रॉस बैठे हुए थे। मैंने कहा शाह महमूद साहब, FATF नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हाँ। नैब का बिल आप लेकर आए हैं। हाँ। हम इनको लिंक नहीं करते। सही। ये मैंने उनके मुंह पर कहा। उन्होंने कहा कि आप
ने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैंने कहा मेरे पास मैंडेट है अपनी पार्टी का ये बात करने का। सही, ये बात हुई है। आज उसको अगर कोई शख्स ये कहे, ये दोनों अशखास वहां बैठे हुए थे, 5 लोग वहां बैठे हुए थे, इसके गवाह हैं। सही, ये तो ऑपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल, ये तो फिर आप लोगों ने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। ये गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ नौकरियां बचाने की बात है। ये अहकामात आते हैं वज़ीर आज़म साहब से। क्या अहकामात आते हैं? शोर शराबे के, हंगामे के, लड़ाई झगड़ों के? शोर शराबे के सच जो है वो छुप जाए इस शोर शराबे में। अच्छा। सच ये है कि हुकूमत झूठ बोल रही है। 3 बिल ये लेकर आए थे फैटेफ के, एक नैब का हुकूमत लेकर आई, हमने नहीं मंगवाए। हाँ। इन्होंने कहा जी हम इनको सबको इकट्ठे पास करेंगे। अच्छा। एक बिल जो था वो इतना खौफनाक था, आप यकीन करें पाकिस्तान में जमहूरियत ना रहती है, बिल पास हो जाता। नैब में हमने कहा ये बताएं ये कौन से फैटेफ के कानून? नहीं नैब की तरमीम छोड़ देना, वो भी हुकूमत लेकर आई थी, हम नहीं लेकर आए थे। हाँ। वो एक बिल था जिसको एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट थी। इन्होंने कहा कि ये फैटेफ का बिल है। हाँ। हमने कहा जरा बताएं कि ये कौन सी फैटेफ में कहाँ रिक्वायरमेंट इस बिल की कि आप किसी शख्स को 180 दिन के लिए गायब कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो वो बिल है जो भारत मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल कर रहा है। सही। फिर उससे हट गए कि नहीं हम इसको विड्रॉ करते हैं, ये गलती से आ गया। अच्छा। तो 2 फैटेफ के बिल रह गए, आधे घंटे में हमने पास कर दिए। उसमें कोई 10-12 लफ्ज की तरामीम रखी जो हुकूमत ने मानी। आज वो तरामीम भी किए बगैर बिल पास कर दिए। सही। तो अजीब सी कैफियत है ये हुकूमत जो है। मैं कोई ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहरहाल आप अगली बात कर लें। मैं अगली बात नैब कवानीन में तरामीम पर करना चाहती हूँ। इसमें क्यों पैदा हो गया आपकी ऐसी 35 तरामीम? ऐसी क्या खौफनाक बातें हैं उनमें जो हुकूमत कह रही है भाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है ऑपोजिशन की जो 35 तजावीज़ हैं? जी तो ना कबूल करें, बात खत्म हो गई। इसमें क्या झगड़ा है? देखिए बात ये है, ये एक बिल लेकर आए थे। हाँ। जो इनके अपने लोग फंसे हुए, उनके लिए एनआरओ था। हमने कहा ये एनआरओ हमें कबूल नहीं है, तो ये जो आप बिल लेकर आए उसमें एक और शिक भी रखी हुई थी कि नैब के चेयरमैन को हम एक्सटेंशन दे सकते हैं ताकि इस नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करें कि तुम्हें नौकरी बढ़ाएंगे तुम्हारी और उससे और मजीद उससे तो पीछे हट गए ना वो लोग अब। और उससे पीछे हट गए, हमारे कहने पे हटे, खुद नहीं हटे। फिर वहां पर एक शिक रख दी जो कानून शहादत से मुतसादिम है और उस शिक में ये लिखा हुआ है कि आपको रेफरेंस बनाया जाएगा, 14 दिन में अगर आप उसको रिफ्यूट नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एडमिट हो जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर इंसाफ के कानून के खिलाफ है। फिर फैसला हुआ कि हम शिक बाय शिक पढ़ेंगे नैब ऑर्डिनेंस को, और जहां पर भी पहले अपोजिशन बताएगी कौन सी तरामीम की जरूरत है, सही। उसके बाद हुकूमत उन तरामीम को देखेगी, अपनी तरामीम लेकर आएगी, हमारी तरामीम को रद्द कर दे, अपनी तरामीम लेकर आए और हम जस्टिफाई करेंगे अपनी तरमीम को। बिल्कुल। तो हमने ये शेख बाय शेख फारूक नाइक साहब ने पढ़ी, हमने कोई वहां पर प्रपोज्ड बिल नहीं दिया, कोई ड्राफ्ट बिल नहीं दिया, कोई हमारा प्रपोजल नहीं था। शेख बाय शेख पढ़ा गया, हमने बताया जी इस शेख में ये तब्दीली की जरूरत है, यहां पर ये जरूरत है, ये सारी बात हुई। उसके बाद और वहां पर हमने ये कहा कि फैटेफ का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने खुद कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब के मुंह पे कहा, सही, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने नैब अमेंड करना है कर ले, नहीं करना चाहते ना करें। अब वो जो तरामीम है वो 35 नहीं है, तकरीबन मैंने गिनी है 115 से ज्यादा है जो आप लोगों ने और वो तमाम जो आप लोगों की तरफ से तजावीज गई हैं, जो ये हमारी तजावीज है ना कबूल करें। हाँ। ये आज नई नहीं है, हम ये कौमी असम्बली की कमेटी में भी दे चुके हैं, उसके बाद हुकूमत को भी भेज चुके हैं। देखिए शायद खाकान अब्बासी साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी हुकूमत की मान ली जाए या सारी ऑपोजिशन की मान लीजिए, तो गिव एंड टेक होगा ना, कुछ आप लोग उनकी मान ले, कुछ हुकूमत आपकी मान ले। मैं कह रहा हूँ ना माने तो फिर आप लोग मान ले। मैं कहता हूँ कि आप टीवी कैमरे लगा ले, आप टीवी कैमरे लगा लें, आप शिकें सारी देख लें, जो उसमें मैं भी अपना जवाब दे दूंगा, वो भी जवाब दे दें कि क्या तरामीम है ये, क्योंकि मुश्किल बात तो नहीं है। कह रही है जो तजावीज आपकी उसमें आप लोग नैब को टूथलेस करना चाह रहे हैं, आप लोग तो चाह रहे हैं कि नैब के सारे इख्तियारात ही खत्म हो जाएं। नहीं, ये हुकूमत कह रही है। नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है, कतन ऐसी हुकूमत तो झूठ बोलती है ना, मैं अब क्या कह सकता हूँ। तरामीम लिखी हुई है, उनका जवाब एक एक करके हर तरमीम का जवाब हमारे पास है। सही। अगर वो भी जवाब दे दे कि क्यों नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। तमाम तरामीम जो हैं
जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं उसके सही। मुताबिक हैं, सही। जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले डायरेक्शंस दी हैं उसके मुताबिक है, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो डायरेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक हैं। सही। तो अब डेडलॉक कैसे खत्म होगा? दोबारा कब इस पर फिर बातचीत अब आप लोग शुरू करेंगे? डेडलॉक अब हुकूमत ने वापस आना था और बताना था कि वो उनकी कौन सी तरमीम है या हमारी कौन सी तरमीम को वो एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी को नहीं करते। सही, सही। उस पर बहस होती, यही तरीका होता है अमेंड करने का। अब 5 वज़रा, 3 वफाकी वज़रा, 2 एडवाइज़र, हाँ। 8 दिन के बाद अगर हमें ये बताएं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, जी हम तो मजबूर हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। यार नहीं मानता तो आप टेबल पर आए, इस बिल को लेकर क्यों आए थे? ना लेकर आते, हमने तो नहीं आपको दावत दी थी कि बिल लेकर आए। सही, सही। हमने तो कहा था यार तरमीम कौमी असेंबली में दे दी थी, करना चाहते हैं कर दें, ना करें तो सारा मुल्क भुगत रहा है। आज मुल्क भुगत रहा है, कल ये सारे भुगतेंगे, हमने तो भुगत दिया। बिल्कुल। ये जो नैब ने किन केसेस में, अब शायद खाकान अब्बासी साहब आपके और आपके बेटे अब्दुल्ला अब्बास साहब बदउनवानी के कोई 3 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी है, ये किन केसेस में रेफरेंस मंजूर हुए हैं? अब कौन सा नया लेबल लगा दिया नैब ने? तो मुझे कोई पता नहीं है। मेरा जो कुछ है हर क्वेश्चनर भर के दिया हुआ है, जो रेफरेंस फाइल करना है फाइल कर लें। मैं नैब से नहीं घबराता, मैं झूठ से नहीं घबराता हूँ, जिंदगी भर मुकाबला करता हूँ। ठीक। और उनको पता है कि वो कितना झूठ है। मैं तो कहता हूँ मुझ पे तफ्तीश करनी है, ट्रायल करना है, टीवी कैमरे लगा कर करें। सही। जो बातें नैब कर रहा है, और ये एक अफसोसनाक बात है कि प्रेस रिलीज जारी करते हैं, हतक करने की कोशिश करते हैं। मैंने जो क्वेश्चनर भरे हैं नैब का चेयरमैन भर के दिखा दे, इमरान खान भर के दिखा दे। 35 साल की हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने नैब के अंदर दी है, ये दोनों अफराद भी दे दें, और किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मेरी है उस पर क्वेश्चन कर लें। सही। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब किसी बड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम जोई के लिए तैयार हैं, ख्वाहा हैं, वो हामी हैं कि हुकूमत मुखालिफ कोई बड़ी तहरीक चलनी चाहिए? खासकर कल की मुलाकातों के बाद जो बिलावल से हुई, फिर मौलाना साहब की बिलावल से हुई, 3 बड़ी जमातों के लीडरान की मुलाकातें, क्या समझा जाए कोई बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं आप लोग ईद के बाद? देखिए ये APC होगी, इस पर डिस्कशन होती है, 3 अफराद फैसला नहीं करते, ये पार्टी का मौक़िफ़ होते हैं, वहाँ पर बहस होती है, मुल्की हालात पर बहस होती है। हर ऑप्शन हमेशा रहता है अपोजिशन के पास। सही। क्योंकि आज पूरा मुल्क हमें देख रहा है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, ये करप्ट हुकूमत है, ये इसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। आज आप यकीन करें, आप किसी वजीर का नाम लें, करप्शन का स्कैंडल उसके साथ लगा हुआ है। ये सिर्फ शोर मचाते इसलिए हैं कि इनकी करप्शन से अटेंशन हटी रहे, और कोई वजह नहीं है। आज का बिल आधे घंटे में पास होना चाहिए था, लेकिन वहां पर शोर। बहरहाल ये चीजें छुपेंगी नहीं, अवाम के सामने हैं, अवाम आज तकलीफ में है, और अवाम हमसे तवक्को रखते हैं कि इनको हटाएंगे। इंशाल्लाह ये अब रह नहीं सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि कराची अब सिर्फ सियासत के लिए रह गया है। इस शहर ने जिस जमात को भी वोट दिए हैं उसने कभी कराची का शायद नहीं सोचा। आज सिंध हाई कोर्ट में पानी की निकासी और गंदगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस खादिम हुसैन ने शहर की सूरत हाल, इदारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख का कहना था कि कचरे की वजह से बरसात में कराची तो डूब गया, कराची का डूबना एक बहुत बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं है। अदालत ने सूबाई हुकूमत से पूछा कि ये तो बारिश ने शहर डबोया, अब ईद कुर्बान पर अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? सरकारी वकील ने कहा कि हुकूमत ने मुत्तल्लिका इदारों को फंड्स फराहम करने हैं, अलाइशों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया जाएगा। जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा कि हुकूमत को काम करने से पहले फंड्स की फिक्र होती है। इस हवाले से अदालत ने सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, KMC, DMC और दीगर इदारों से 13 अगस्त को तफसीली एक रिपोर्ट मांग ली है। दूसरी तरफ मानसून के हालिया स्पेल ने कराची को मुकम्मल तौर पर डबो दिया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2 दिन बाद कराची
कराची की बदतरीन सूरत हाल पर बयान देना याद आ गया, जबकि आज उन्होंने गवर्नर सिंध से भी इसी हवाले से मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि कराची के मसाइल मुंतखब नुमाइंदों के माली और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के बगैर हल नहीं हो सकते। बयान में मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 140A पर इसकी रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद करवाने की हामी है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के तहत हर एक सूबा कानून के जरिए मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करेगा और सियासी, इंतज़ामी और मालियाती जिम्मेदारी और इख्तियार मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करेगा। इस हवाले से MQM ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, जिस पर सईद गनी का कहना था कि 2 साल में PTI की नालायक हुकूमत ने कराची को आखिर दिया क्या है। हर कोई अगर यही सवाल हमेशा करता रहेगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अपने किए का हिसाब दो, तो शायद ऐसे कभी कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर अब्बास साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कराची की सूरत हाल? पिछले 2-4 दिनों में जो कराची का हाल हुआ, आज सिंध हाई कोर्ट को भी कहना पड़ गया कि कराची का डूबना बड़ा अलमिया, किसी को एहसास नहीं है। अब कराची का देखिए, MQM जो है मेयर MQM का है, लेकिन कराची के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। मुझे बताएं कि 31 अगस्त को शहरी हुकूमतों की जो मुद्दत खत्म हो रही है, इस कारकर्दगी के बाद आप तवक्को करते हैं कि कराची के लोग MQM को दोबारा जो है ना वो बल्दियाती इंतखाबात में चुनेंगे? शुक्रिया शादिया। देखिए, MQM को चुने ना चुने, ये जिसको भी चुनेंगे उससे भी मसाइल हल नहीं होंगे जब तक बुनियादी मसला हल नहीं हो। हम जज्बाती अंदाज में चीज़ें बातें करते हैं। कराची का बुनियादी मसला ये है कि जिस शहर की आबादी का आपको नहीं सही मानों में पता, उस शहर को आप प्लान कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहली जो कराची के सिलसिले में ज़्यादती होती है वो यही होती है कि शहर की जब भी मरदमशुमारी होती है, शहर की पॉपुलेशन को कम करके दिखाया जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि शहर की कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ जाएं उसमें। तो पहली ज़्यादती तो ये है कि जाहिर है आप शहर में वसाइल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब आपको उसकी आबादी का ही नहीं पता। इस वक्त इस शहर की आबादी 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है कि 3 करोड़ है, नहीं पता। इस शहर में 8000 कच्ची आबादियां हैं जिसमें 60 लाख लोग रहते हैं। उन 8000 कच्ची आबादियों में सारे इल्लीगल कनेक्शंस हैं, सारे इल्लीगल तरीके से काम होते हैं और उन आबादियों को प्रॉपर जो है वो नहीं किया जाता। तो इससे प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती है। ये जब बारिशें होती हैं, ये औरंगी टाउन क्या है? औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। पिछले 25, 30, 40 सालों में किसी ने इस आबादी को जो बढ़ती चली जा रही है, इसको प्लान तरीके से बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सही। अरबों रुपए खर्च हो गए, खरबों रुपए खर्च हो गए। कराची मास ट्रांजिट, हम 70s से सुन रहे हैं कि कराची में मास ट्रांजिट बन रहा है। आज 40 साल हो गए हैं, उनकी फाइलों को कौन खा गया? उनकी फाइलों में जिन लोगों के अफसरान के पेट भर गए, रिटायर हो गए, उनसे किसी ने अकाउंटेबल किया? सही। इस शहर में आखिर क्या वजह है? इस शहर के हम मेयर की बात करें या MQM की बात करें या कोई भी पार्टी आ जाए, जिसका भी मेयर आ जाएगा वो इस शहर के 25-30% से ज़्यादा का हाकिम नहीं होता। बाकी आप DHA उठा के देख लें, नई आबादी बनी है ना DHAs की, आप उठा के देख लें, क्या वहाँ पानी का मसला हल हो गया है? क्या वहाँ गटर नहीं उबलते? क्या वहाँ नाले नहीं उबलते? तो जिम्मेदारी किन कंधों पे है? तो शहरी हुकूमत के या सिंध हुकूमत के? पीपल्स पार्टी से पूछे, वो कहते हैं भाई मेयर उनके, आप MQM से पूछे, MQM से के मेयर से पूछे, वो कहते हैं भाई फंड्स ही नहीं मिलते, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। या अवाम तो इतने सालों से बेवकूफ़ी बन रही है कराची की। देखिए, उसकी सीधी सी बात है, इस वक्त जो बेशुमार कसीरुल जो मंजिला इमारतें बन रही हैं, उन पर फौरी तौर पे पाबंदी लगाई जाए, वरना ये शहर तबाह हो जाएगा। इसलिए कि आप 16 मंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं, 18 मंजिला इमारत खड़ी करते हैं, ना वाटर बोर्ड से NOC लिया जाता है, ना गैस कनेक्शन लिए जाते हैं, और रातों रात पता चलता है आपने 25-30 लाख लिए, उसी रात वो नई सड़क खोद दी जाती है और उसको बनाए बगैर चला जाता है। देखिए, इसकी जिम्मेदारी कौन है? सबसे पहले बात, अगर जैसे वजीर आजम ने अब इमरान इस्माइल साहब को बुलाया, वजीर आजम यहाँ आके बैठे, मेयर को बैठाएं अपने साथ, गवर्नर को बैठाएं, चीफ मिनिस्टर को बैठाएं, आप भले रेंजर्स को बैठाएं, जिनको भी बैठाना है बैठाएं,
2 या 3 दिन बैठ के यहाँ इजलास करें। कराची का सबसे बुनियादी मसला यह है कि कराची एक अम्ब्रेला के तहत होना चाहिए, बिल्कुल उसकी कोई एक बॉडी होनी चाहिए। कराची 25 सिविक एजेंसियों में तकसीम नहीं होना चाहिए अगर आपने कराची को बेहतर बनाना है। उन्हीं को अकाउंटेबल मैं करूंगा। मेयर का गिरेबान मैं उस वक्त पकड़ूंगा जब वो पूरे कराची का जिम्मेदार होगा, वरना जो लोग बीएचए में रहते हैं वो मेयर के पास जाके क्या करेंगे? बिल्कुल जो सही। कैंटोन में रहते हैं वो क्या करेंगे? मेयर भी पूरी तरह जिम्मेदार है। ये नहीं कि मेयर सिर्फ ये कह के वसीम अख्तर ने मुझे इंतहाई मायूस किया इस लिहाज से कि आप सिर्फ ये रोना रोते रहेंगे तो फिर आप मेयर क्यों बने हुए हैं? छोड़ देते मेयर, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप चाह रहा। दूसरा ये कि सबसे अहम बात ये कि कराची को आप मुकम्मल तौर पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दें। यहाँ मकामी पुलिस होनी चाहिए, यहाँ मकामी हुकूमतों के पास इख्तियारात होने चाहिए, और ये पूरे पाकिस्तान और पूरे सिंध का मसला है बशमूल कराची कि आप उनको ऑटोनमस बॉडी दें। जो 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है, उस 18वीं तरमीम में मरकज से सूबे और सूबों से मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की बात बिल्कुल ऐसी है। मंजर बात क्या समझते हैं कि विफाक और सिंध में इतनी रिफ्ट क्यों ज़्यादा बढ़ गई है? आप देखें वज़ीर आज़म साहब कराची का दौरा करें, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको वेलकम करना पसंद नहीं करते हैं, वज़ीर आज़म जाएं वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम सिर्फ ये कहते रहें कि इन दोनों को मिलकर बैठना चाहिए, सिंध वालों को विफाक को, ऐसे तो मसाइल हल नहीं होंगे। ज़्यादा जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं बनती क्या? जी बिल्कुल बनती है। देखिए जब 2013 में कराची ऑपरेशन हुआ तो यहाँ आके वज़ीर आज़म भी बैठे, सदर भी बैठे, आर्मी चीफ भी बैठे, डीजी रेंजर्स भी बैठे, इंटीरियर मिनिस्टर भी बैठे, एक एपेक्स कमेटी बनाई। अगर कराची में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए एपेक्स कमेटी बन सकती है तो कराची के सिविक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एपेक्स कमेटी क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। आप कराची को 2013 के जो लोकल बॉडीज एक्ट है उसको तब्दील करें, तरमीम करें, इख्तियारात मकामी हुकूमतों को दें, कंप्लीट पावर दें आप लोकल बॉडीज को, और सिंध भर में और पाकिस्तान भर में लोकल बॉडीज को कंप्लीट। इमरान खान साहब तो अपना विजन यही बताते थे बिल्कुल कि मकामी हुकूमतों को ताकत दी जाए। कराची में जब तक आप ये नहीं करेंगे आप हर साल रोएंगे, क्योंकि यहाँ गटर की लाइनें वाटर की लाइनों से मिलती जुलती हैं। यहाँ आप देख लें, यहाँ पानी का मसला नहीं है, पानी की तकसीम का मसला है। आपने कभी सुना है कि कराची की कोई पाइपलाइन फटी हो और उस पाइप में से पानी ना आया हो? ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। इसका मतलब है पानी मौजूद है, जभी तो ये वाटर टैंकर्स चलते हैं। डिवीजन का मसला है। जभी तो ये टैंकर इतनी स्ट्रांग है। कराची की सर्विस रोड बेच दी गई हैं, के फुटपाथ बेच दिए गए हैं। कराची का कोई एक पुल, मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूँ, कराची का कोई एक पुल अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत नहीं बनाया गया। कराची का कोई अंडरपास जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया। कराची में सर्कुलर रोडवे तबाह कर दी गई। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने के बराबर है। ऐसे में आप एक माशी हब को आप कैसे मजबूत करेंगे जो आपको 70% रेवेन्यू देता है? बिल्कुल शहर को बोया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।